नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे सिविल कोड का सपना अब होगा अपना को लेकर। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान से ठीक 2 दिन पहले 12 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के बीच सरकार दोबारा आने के बाद पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की और जिस पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में फायदा पाने के लिए इस तरह की घोषणा करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई और आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा और उत्तराखंड की जनता के लिए यह कानून कितना लाभदायक होगा। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले किए वादों को पूरा करने के लिए सीएम धामी ने प्लान तैयार कर दिया है। पहली कैबिनेट में पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के विषय पर मुहर लगा दी है। चुनाव से पहले धामी ने सरकार बनने के बाद इस कोड को लागू करने की बात कही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिना किसी धर्म के दायरे में बढ़कर हर समाज के लिए एक समान कानूनी अधिकार और कर्तव्य को लागू किए जाने का प्रावधान है। हालांकि देश का कानून तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन इसका मतलब विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के मामले में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को कोई विशेष लाभ नहीं दिया जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि हमने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और अब हम अपने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पर मुहर लगा रहे हैं। इस कानून से उत्तराखंड की जनता को अमूल्य फायदा होगा। हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी को छोड़कर भाजपा को यूनिफॉर्म सिविल कोड की पड़ी है। इनको महंगाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा तो करते हैं, लेकिन लोकायुक्त नहीं लाते हैं। उस पर चर्चा होगी, लेकिन संकल्प पत्र और उनके चुनावी घोषणा पत्र को कह लीजिए, उसमें जो वादे किए हैं उस पर चर्चा नहीं होती। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र होता है, जो मैं समझता हूं राज्य सरकार के अधीन नहीं है। इससे भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संकल्प पत्र या उनके चुनावी घोषणा पत्र पर कहीं नहीं है। चलते हुए चुनाव में किसी ने मुख्यमंत्री जी के कान में फूंक दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करो तभी जीत सकते हैं, और उस बात को क्या और कैबिनेट में उसको ले आए। अरे ये वादा तो केंद्र में बैठी हुई सरकार देश के लोगों से जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब तब करती आ रही है, अभी तक तो पूरा हुआ नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की स्थिति में राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक कानून लागू होगा। कानून का किसी धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा।
ऐसे में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उत्तराखंड में भाजपा सरकार इसको पूर्ण तरीके से लागू करती है और जनता इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज़ इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और आज देवभूमि के दंगल में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में अमरजीत सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, और पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता हैं, यूकेडी की ओर से हमारे साथ में जुड़ेंगे। आगे और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं। अमरजीत जी, बताइए आखिर समस्या क्या है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो क्यों लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं होना चाहिए? नहीं, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल सिविल कोड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि प्राथमिकता क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है। प्राथमिकता आज इसकी नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्राथमिकता आज ये है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, अभी सरकार आई है नहीं, तो इनको ये आते सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि रोजगार किस प्रकार से बेहतर होंगे, किस प्रकार से रोजगार मिलेगा लोगों को, महंगाई किस प्रकार से कम होगी, स्वास्थ्य सेवाएं जो बुरा हाल है उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। ये चर्चा वो हो रही है जो कि ना तो इनके मैनिफेस्टो में था, और वैसे भी ये अब तक जो केंद्र सरकार इनकी जो है वो लाती रही, इस मुद्दे को लेकर उठाती रही। लेकिन अब ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई कि उत्तराखंड में इसकी जरूरत पड़ गई। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं अभी तक सिवाय गोवा के कहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं लागू नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि अन्य राज्यों के मुकाबले जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, 15-15 साल लगातार रही हैं, 30वें साल में भी चली जा रही हैं, वहां पर तो उन्होंने लागू नहीं किया। तो उत्तराखंड में ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि जहां की आबादी बहुतायत जो है वो एक हिंदू समाज की है, उसमें अन्य जो अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं वो बहुत कम है। तो ऐसा क्या हो गया उत्तराखंड में कि इनको इसकी जरूरत पड़ी? अगर ऐसी को उपलब्धि है तो हमें भी बताएं, और वो हमें बता देगा। उसके आने से महंगाई खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाएंगी, रोजगार बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से हम भी खुलकर समर्थन करेंगे उनका, कोई हमें आपत्ति नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है। क्या ये अंतर है? ठीक है, यानी आपको लगता है कि प्राथमिकता पहले अन्य मुद्दों को देनी चाहिए जिनसे ज्यादा समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही। थपलियाल साहब, आप बताइए, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से आप हैं, उत्तराखंड के लिए आपने काफी कुछ किया है, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि पहले अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत होनी चाहिए? क्या प्राथमिकताएं सरकार की ओर होनी चाहिए? हालांकि कह दिया था उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने कि हम सरकार बनेगी तो इसको लागू करेंगे। देखिए, ये पहले तो राज्य के दायरे में नहीं आता है करना, ये केंद्र की चिंताएं होनी चाहिए। खैर, हमारा मुख्यमंत्री को सबसे बड़ी चिंता, उनको नींद नहीं आ रही है कि उत्तराखंड एक सीमांत क्षेत्र है और उसके गांव पूरे खाली हो चुके हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये कानून बिल्कुल एक बाउंड्री का काम करेगा, ऐसा वो सोच रहा है। वो सीमांत का बोल रहा है, हमारा राज्य सीमांत क्षेत्र है, इसलिए ये इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना, ये तो एक ऐसा, अगर आप और कुछ पूछेंगे डिटेल में उस व्यक्ति को तो वही बोलेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ऊपर से बताया गया कि तू ऐसा कर। उसको तो बताया गया है, उसको राज्य की चिंताएं थोड़ी है, उसको वो चादर पकड़ा दी गई है कि जिन समस्याओं को उत्तराखंड में जो भस्मासुरी समस्याएं खड़ी हैं उसको ढक दे बेटा, और जादू की छड़ी से बोल कि तेरी सीमांत क्षेत्रों की तुझे चिंता है। इसको वो चिंता नहीं है कि संविधान कहता है कि राज्य की संपदाओं में राज्य का अधिकार होता है, वो चिंता नहीं है। वो चिंता इसने चुनाव से पहले ही खत्म कर दी कि साहब हमारी परिसंपत्तियों का विवाद खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? अगर सवाल करेगा इससे कोई कि परिसंपत्तियों, टिहरी डैम अगर उत्तर प्रदेश की बिजली खा रहा है तो संविधान कहता है कि राज्य का अधिकार है। वो तुझे नहीं दिखाई दिया, तुम्हें वो नहीं दिखाई दिया कि संविधान में 73rd और 74 अमेंडमेंट है और उसमें पंचायतों को संपूर्ण अधिकार देने का बात की गई है। और अगर वो कोई राज्य सरकार इसको करे तो निश्चित रूप से माफिया परस्त राजनीति का अंत होता है, क्योंकि जो संसाधन है वो पंचायतों के हाथ में आ जाती है और जिस तरह से इनको सरकारें लूट मचाती है वो लूट बंद हो जाती है। वो नहीं करेगा। ये सीमांत क्षेत्र में अगर पलायन करना है, वहां के लोगों को, सीमांत के लोगों को रोजगार देकर, उनके पंचायतों को अधिकार देकर, तो भाई 73rd अमेंडमेंट ला और पंचायतों को अधिकार दे।
ठीक है, यानी और भी माध्यमों से जो है वो इन चीजों पर रोक लगाई जा सकती है, बहुत जरूरी आपको भी नहीं लग रहा है। उमा जी आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी से पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये बात कही गई थी, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा था कि सिर्फ चुनाव के लिए एक बड़ा दांव खेला गया, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में वापसी करके आए उनकी ओर से इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अन्य चीजों को प्राथमिकताएं देनी चाहिए, पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी की पहली कैबिनेट बैठक पर सभी की नजर थी, हम लोग भी देख रहे थे और खुद बीजेपी वाले, और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने अभी पंजाब की पहली कैबिनेट बैठक देखी है। पंजाब में कुछ मैं अपनी पार्टी की यहाँ पे बड़ाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक डिफरेंस बता रही हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो जनता के लिए काम करता है और एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली दरबार के लिए काम करता है, उसमें कितना अंतर होता है। मैं थपलियाल जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को पता ही नहीं है, उनको सिर्फ उत्तराखंड की जो मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे उत्तराखंड पिछले 20 सालों से जूझ रहा है, उन प्रॉब्लम्स से किस तरीके से ध्यान हटाया जाए जनता का। आप खुद देखिए, आज हम इस चैनल पर और ये सिविल कोड के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ना कि इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि जिन जो संविदा कर्मी दून हॉस्पिटल के हटाए जाने के कगार पर आ गए हैं और बेचारे गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, उन लोगों की क्या हालत होगी, हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। बिल्कुल, हम लोग खुद सारा मीडिया इस समय पूरा सिविल कोड के पीछे लगा दिया है, तो ताकि जनता के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके, और इसमें धामी सरकार पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुकी है। इतने मुद्दे हमारे पास हैं, और खास तौर पर जो हमारे संविदा कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, जो लगातार कोरोना टाइम में 7-7, 8-8, 9-9 हजार रुपए की नौकरी पे जान हथेली पर रखकर काम करते रहे, उनको उम्मीद थी कि पहली कैबिनेट बैठक में उनको स्थायी किया जाएगा। स्थायी ना से कम से कम कुछ ना कुछ तो उनका हल निकाला जाएगा। ओपनर कर्मचारी हैं, दूसरे तमाम कर्मचारी हैं, उनका कुछ हल निकाला जाएगा। लेकिन ये सब, इन सब हलों पर चर्चा करने की बजाय, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय आप कॉमन सिविल कोड लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात, पूरे देश में कॉमन सिविल कोड अगर लागू होता है तो दिल्ली सरकार लागू करे, मतलब केंद्र सरकार जो है वो लागू करे, पूरे देश में एक साथ लागू कर दे। हम मना नहीं कर रहे हैं इस चीज को। हमारे पास उत्तराखंड में ऐसी क्या मुसीबत है, या ऐसा क्या मतलब उत्तराखंड में इतनी जरूरत आ पड़ी। मैं अमरजीत भाई की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, वो खुद एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। अगर ऐसी कोई जरूरत है तो पूरे सभी पार्टियों को और समाज के सभी प्रबुद्धजनों को बताया जाना चाहिए। जो उस कमेटी में जो कमेटी बनाई है उसमें दूसरी पार्टियों के लोगों को भी लिया जाना चाहिए, समाज के प्रबुद्ध लोगों को लिया जाना चाहिए, और सभी लोगों को बैठकर समझाया जाना चाहिए कि उत्तराखंड में इस सिविल कोड को लाने की इतनी परम आवश्यकता क्यों है, जो पहले ही कैबिनेट बैठक में पुष्कर सिंह धामी जी इसको लेकर आए हैं। ठीक है, साफ नजर आता है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, किस तरह से फिर से हिंदू मुस्लिम और इसी बात पर चर्चा होती रहे। ना लोक पलायन के बारे में चर्चा करेंगे, ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, ना ओपनर कर्मचारियों के बारे में चर्चा होगी, ना दूसरे संविदा कर्मचारियों के बारे में चर्चा होगी। हम टीवी चैनल पर बैठकर इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, अखबार उठाकर देखेंगे तो इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो बस ठीक है, यानी आपको लगता है कि कोई अभी वजह नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की, अगर लागू होना ही है तो पूरे देश में एक साथ हो। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जी भी जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, आपने सुना ही होगा कि सभी लोग, सभी पार्टियों के लोग यही कह रहे हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की इतनी जल्दबाजी क्या पड़ी, क्यों पुष्कर सिंह धामी ने आखिरी वक्त में यह बात कह दी थी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, किस तरह का उन्होंने दांव खेला था, और आखिरकार वाकई में सवाल ये है, अमरजीत सिंह ने भी कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, ये बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर पहले एक्शन लिया जाना चाहिए, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही इतनी जल्दबाजी क्या है आखिर? जी, देखिए गरिमा जी, तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आज जो टॉपिक है सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम सब बात कर रहे हैं, और यहाँ आज इतना इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन आज के दिन भी हम अन्य विषयों में जा रहे हैं और इसको जो है डिरेल करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। मैंने कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता जी को सुना, अमरजीत भाई साहब को, उन्होंने कहा कि कोई एक खूबी बता दीजिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हम लोगों को उसका फायदा मिले। तो मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि शरिया कानून में विवाह की उम्र क्या है? अमरजीत भाई साहब बताएंगे कि शरिया कानून कितने उम्र की लड़की को शादी करने की इजाजत देता है? अमरजीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके जवाब में? अमरजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें आप। जी सुनीता जी, मैं बताऊं जी, मुझे बताइए, क्या ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं धामी जी, क्या आपके मैनिफेस्टो में ये था
या नहीं? मुझे इतना हाँ ना का जवाब दीजिए। आप बात नहीं करिए, आपने कहा क्या मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा ना, उसी में आपकी बात का जवाब दूंगा। यूनिफॉर्म सिविल, सुन लीजिए सुनीता जी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। तब आपको समझ नहीं आया। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले शुरुआत समझ लीजिए कि मेरी बात मुझे तो बता दीजिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके मैनिफेस्टो में ये था या नहीं था? इतना उत्तर दीजिए। मेरी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में तो हमने 4E में आपको पूरा मैनिफेस्टो समझा दिया था, जिसमें हमने इकोलॉजी की बात की, जिसमें हमने इक्वालिटी की बात की, जिसमें हमने एनवायरमेंट की बात करी और हमने एथिक्स की बात की। एथिक्स में अगर आप देखिए, एक बात बताइए कि प्रदेश में किन कानूनों की जरूरत है, किन की नहीं है। अंग्रेजों को आप सभी धर्मों के लोगों ने भगाया यहाँ से, भारत से। अब अंग्रेजों द्वारा जो थोपे गए कानून है, आप उन पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? आप क्यों ढो रहे हैं? शरिया कानून में आप बोलने के लिए यहाँ सक्षम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, यूनिवर्सल सिविल कोड ये अंग्रेजों का कानून नहीं है। आप मुझे जवाब दीजिए। हम भाजपा ने मैनिफेस्टो के दौरान 21 वर्ष लड़की की उम्र कर दी थी, तो आपको तब भी पता नहीं है हमारा ये तो पूरे देश में लागू कीजिए ना, पूरे देश में लागू कीजिए। खाली उत्तराखंड केंद्र सरकार अध्यादेश लाए, आपकी लोकसभा में सरकार है, आप पूरे देश में लागू कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए सुनिए सुनीता जी, आप बात सुनने को तैयार नहीं है, ना किसी प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है। आप अपनी बात केवल करे जा रहे हैं, दूसरे की बात सुनिए ना, जवाब दीजिए मेरी बात का भी। आप ही नहीं जानते कि यूसीसी है क्या। मेरी बात सुनिए जी। अगर केंद्र सरकार की ड्यूटी है तो राज्य सरकारों के भी कुछ अधिकार हैं, कुछ उसमें उनको भी देखिए। आर्टिकल 44 क्या नहीं सुनीता जी आर्टिकल 44 क्या कहता है ये सबको पता है, और आप शरिया कानून की बात कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम चाहते हैं कि सभी देश के नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बात उत्तराखंड में आखिर क्यों छिड़ी? हम ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर जितनी पार्टियों के प्रवक्ता हैं इन्होंने भी ये नहीं कहा कि लागू नहीं होना चाहिए। सबका कहना है कि लागू हो, लेकिन पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं करते? आप उत्तराखंड में ही सिर्फ क्यों उसे लेकर आ रहे हैं? जल्दबाजी क्या है, आप उसको लेकर बताइए ना। सुनीता जी आपकी आवाज नहीं, क्यों नहीं पूरे भारत में जाना चाहिए? अगर भाजपा सरकार यहाँ पे कोई अच्छा कार्य कर रही है तो मेरे अमरजीत भाई को और सिसोदिया बहन को सुनीता जी सुन तो लीजिए। सुनीता जी, हम तो कह रहे हैं पूरे देश में लागू कर दीजिए, खाली उत्तराखंड ही क्यों, पूरे देश में लागू कर दीजिए। केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आए, पूरे देश में लागू करे, और वजह तो बताइए ना। और वैसे भी सबसे बड़ी बात, अगर आबादी के लिहाज से ही बात कर ले तो उत्तराखंड तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है ना, वैसे ही उत्तराखंड हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, फिर आखिर क्यों इस तरह के यहाँ पर जरूरतों की कानूनों की जरूरत पड़ गई? सुनीता जी आपके पास वापस लौटेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ में नरेंद्र सेठी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले, चुनाव नतीजों के आखिरी दिन पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया था कि उत्तराखंड में अगर सरकार दोबारा आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? उत्तराखंड में ही इसे क्यों लागू किए जाने की लगातार यहां पर कोशिश हो रही? पहली कैबिनेट की बैठक में ही शुरुआत हो गई, बताइए क्या कहना है आपका? जी, मैंने अभी गरिमा जी सभी पैनलिस्ट को सुना, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुनीता विद्यार्थी जी बोल रहे हैं उनको भी सुना। देखिए, उत्तराखंड को अगर कोई ढंग से समझते हैं, मुझे लगता है कोई भी पैनलिस्ट बाहर का नहीं है इनमें से, सभी यहीं के मूल निवासी हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं उत्तराखंड को। हाँ। मैं उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये कहूंगा कि एक बार यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में मध्याह्न भोजन शुरू किया गया था पहाड़ में, कि उन बुजुर्ग जरूरतमंद माता पिता के लिए जिनके बच्चे महानगरों में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए दिन का एक समय का भोजन पहुंचाने का, वो बहुत ही एक संवेदनशील और बहुत मानवीय दृष्टिकोण से उन्होंने एक चीज शुरू की थी। इसी तरीके के वहां पे पहाड़ में अनेकों मुद्दे हैं, अनेकों मुद्दे हैं, जिसमें कि पहाड़ में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, और स्कूल नहीं है, स्कूल हैं तो वहां टीचर नहीं है, और कोई भी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी वहां पे सिर्फ एक हफ्ता भी रहने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं सरकार ने एक घोषणा की पहली बैठक में कि हम वायदा करते हैं कि हम हर महीने 1000 बेरोजगारों को नौकरी देंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता कि शायद सार्थकता थी कैबिनेट बैठक की। मुझे लगता है कि अगर क्यों सरकार ने यह घोषणा क्यों नहीं की कि हम
हर उस महिला को हम एक रोजगार, स्वरोजगार प्रदान करेंगे जो शिक्षा, अल्प शिक्षित भी है और जिसके सिर पे कोई साया नहीं है, उसका पति नहीं है कमाने वाला, हम उसके लिए कुछ करेंगे। हम स्कूलों को जोड़ने के लिए जो सड़कें हैं उनके लिए घोषणा करने के लिए एक रोड मैप क्यों नहीं तैयार करेंगे? कोई यहाँ पे जो पूरी आईएएस की, आईपीएस की जो फौज है, इनमें से क्यों चयनित नहीं करते कि तीन आईएएस अधिकारी, 3 आईपीएस अधिकारी 3-3 महीने के लिए पहाड़ों में रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, वो ये देखेंगे पूरा कि किस तरीके से विकास होता है। इन सब को हटके हम दोबारा उस तरफ चल पड़े उठ के कि हम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। इस देश की जो नींव है, जब सन 47 में नींव रखी गई थी, तब से लेके 60 साल तक, तब तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक तो हमें कोई किसी तरीके का, कोई इस तरीके का देश के अंदर असुरक्षा का वातावरण नहीं पैदा हुआ। हम बजाय आधुनिकता की बात करने के, हम दोबारा रूढ़िवादिता में क्यों जा रहे हैं? भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। अगर आपने मान लीजिए धर्म की राजनीति भी करनी है तो कम से कम पहले आप इतना सुदृढ़ कीजिए यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की मातृशक्ति को, ताकि उनको लगे कि जिस मकसद के लिए उत्तराखंड बना था, आज उस मकसद में उत्तराखंड कामयाब हुआ है। बिल्कुल, यानी उत्तराखंड की अपनी इतनी समस्याएं हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे राजधानी में सिर्फ बैनर पोस्टर लगाकर ये बता देने से सरकार नहीं चलती कि हमने ये आंकड़े प्रस्तुत कर देने से, फ्लैक्स होर्डिंग लगाने से नहीं चलती। आप जाइए, गैरसैंण राजधानी बनाने की बात करते हैं। गैरसैंण को सत्र के लिए राजधानी बनाया गया, केवल सत्र आयोजित करने के लिए। तो इन सब मुद्दों पर पहले विचार करना पड़ेगा, बनिस्बत इसके कि हम कोई धर्म से संबंधित या हम कोई किसी आस्था से संबंधित कोई बात करें। ये तो अपने आप में ही एक धर्म प्रदेश है। यहां पे इस तरीके का कोई औचित्य ही नहीं है। इस प्रदेश में तो पूरे देश के 29 राज्यों के नागरिकों की आस्था है। वो स्वतः ही हर साल में 1-2 बार जरूर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आते हैं, पिरान कलियर आते हैं, हेमकुंड साहब आते हैं। बिल्कुल, हम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा उस वरीयता क्रम में नहीं है जिस वरीयता क्रम में आज बेरोजगार बैठा ये देख रहा है, जिस आस से उसने वोट दी थी इस सरकार को कि आप हमारे रोजगार के बारे में सोचें। वो ये सोचें कि हमें बताएं कि हम 100 रुपए का लीटर का पेट्रोल कैसे डलवाएं और हम 100 रुपए किलो प्याज कैसे खरीदें। तो अगर इन मुद्दों का जवाब है बिल्कुल, देखिए सवाल यही नरेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आज सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जल्दबाजी क्यों, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड से शुरुआत करके अब इसे आगे के प्रदेशों तक बढ़ाया जाएगा। अगर बढ़ाना भी है तो अब इसके साथ साथ अन्य मुद्दे हैं ना। पहली कैबिनेट से जनता क्या उम्मीद लगाती है? जनता ने आप पर विश्वास दिखाया सुनीता जी, और यही स्वागत करते हैं गरिमा जी, हम इस बात का स्वागत करते हैं। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। लेकिन आप पहले घर में आटा, दाल, चावल करेंगे ना, या पहले आप आइसक्रीम लेके आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, हाँ आप ही के पास आ रही थी, बताइए क्या कहना आपका। आप एक तर्क तो दीजिए ना कि आखिर इस वजह से पहले जरूरी है। जी, सेठी भाई साहब की बातों का यही निचोड़ है। उन्होंने हमें बता भी दिया कि जब आइसक्रीम मिल रही हो तो आइसक्रीम भी खा लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा नहीं मिलती है। अब आपको ये बात बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, लेकिन मैं सबकी बात ये जानती हूँ, यहाँ पे जो सब लोगों का कहना है कि प्रायोरिटी में जो हमारी चीजें हैं हमें उन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आप बताएं कि जो हमारी बेसिक नीड है हम उनसे जनता को ऊपर उठा चुके हैं, इसलिए हम आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। इसमें किसका भला है? आप देखिए, उन माताओं बहनों का ही भला है जिन्होंने आज पार्टी को सत्ता में लाया है। उन मुस्लिम बहनों का भला है। हिंदू बहनों की बात बता दीजिए मुझे, कौन सी हिंदू बहन को कितना फायदा हो रहा है? हमें सिर्फ एकमात्र फायदा है कि उम्र एक समान होगी तो 18 से 21 वर्ष में हमें 2 साल का लाभ मिलेगा। और ये तो भाजपा ने पहले मैनिफेस्टो से पहले ही हमने यहाँ पे इसका उद्घाटन तो ये सब सिर्फ सुनीता जी आप बिल्कुल ठीक करिए। हम सब चाहते हैं कि संपूर्ण विकास के लिए इस तरह के कोड जो है वो आए। आपके पास वापस लौटेंगे और विस्तार से बातचीत इस पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जालौन से सामने आ रही है। सबसे पहले अपने दर्शकों को हमको बताते हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना में योगेश मौर्य बाल बचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में बाल बचे योगेश मौर्य और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं
योगेश मौर्य मंदिर दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे और इसी दौरान एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। मंदिर में दर्शन कर वापस लौट रहे थे। योगेश मौर्य केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं। कल ही डिप्टी सीएम बनाया गया है, शपथ ग्रहण किया है उन्होंने और कालपी में दर्शन कर वापस योगेश मौर्य लौट रहे थे। जालौन के कालपी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां सड़क दुर्घटना में योगेश मौर्य बाल बाल बचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे के एक्सीडेंट की फिलहाल ये खबर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता माजिद अरमान जुड़ चुके। माजिद, फिलहाल क्या स्थिति है? योगेश मौर्य की बताया जा रहा है बाल बाल बचे हैं एक सड़क हादसे में। देखिए बता दें, जिस तरीके से लगातार जालौन के अंदर रफ्तार का कहर देखा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी योगेश मौर्य की जो चोट लगी है, यही इसका कारण है कि वो पीताम्बरा से वापस आ रहे थे और ट्रैक्टर जो है बहुत तेजी से सामने से लेके चला आ रहा था, जिसको लेके दोनों फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर में आमने सामने उनकी भिड़ंत हो गई है, जिसमें उनको हालांकि चोट ज्यादा नहीं लगी है, फिर भी एहतियात के तौर पर उनको अस्पताल लाया गया है, जहां उपचार उनका चल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो एक्सीडेंट लगातार जो हो रहा है, उसका कारण यही है कि तेजी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसमें लगातार एक्सीडेंट का इजाफा होता जा रहा है। बहरहाल पुलिस मौके पे मौजूद है और तहकीकात की जा रही है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है या क्या कारण है जिसमें एक्सीडेंट हुआ। हालांकि उपचार के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया। जी बिल्कुल, क्या अन्य लोग भी उनके साथ में मौजूद थे? क्या काफिला भी उनके साथ में था? कुछ और गाड़ियां भी मौजूद थी? जी हाँ, बिल्कुल बता दें कि आपको मध्य प्रदेश के जिला दतिया में मौजूद माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ 4-6 लोग और भी थे और जिनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई है, हालांकि ज्यादा चोट नहीं आई है। बहुत बड़ा हादसा टल गया है क्योंकि गाड़ी को संभाल लिया गया है। जिस तरीके से ट्रैक्टर तेजी से गाड़ी चला रहा था, उसको लेके कहीं ना कहीं ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन पीताम्बरा के दर्शन करके वापस आ, उनका कहना ये है कि उनका आशीर्वाद है जो अभी जो बच गए हैं, क्योंकि बहुत भयानक एक्सीडेंट इसको देखा जा रहा है। लेकिन उनको चोटें, उनके जो बैठे थे गाड़ी में, उनको ज्यादा चोटें नहीं आई है। छोटी मोटी चोटें आई, उनको उपचार के लिए लाया गया है। जी बिल्कुल माजिद, केशव प्रसाद मौर्य भी कल ही डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। क्या अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया, क्या उनको जानकारी हुई इस पूरे हादसे के बारे में? देखिए, अभी उनको हाल की एक मामला है, हालांकि उनको फोन के द्वारा हो सकता है शायद मालूम किया गया हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ पता नहीं कि शायद उनको पता चल गया हो। लेकिन बहरहाल अभी आनंद फानंद में पुलिस ने उनको वो जिला अस्पताल लाया जा रहा है ताकि उनका उपचार पहले हो जाए, उसके बाद फिर उनको जो है केशव जी मौर्य जो अभी डिप्टी सीएम के शपथ ली उन्होंने, उनको बताया जाए। हालांकि जो खुशी जो थी उनका कहीं भंग इसमें न हो, उसको लेकर शायद उनको भी देर से हो सकता बताएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया माजिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जालौन में सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य और मां पीताम्बरा के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एक हादसा होता है, लेकिन गनीमत ये रही कि बाल बाल बचे हैं और महज मामूली चोटें योगेश मौर्य को आई हैं। कालपी में दर्शन के लिए योगेश मौर्य गए हुए थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जालौन से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं। जालौन से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आलमपुर बाईपास पर यह सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर आ रहा था और जिसमें उनकी गाड़ी लड़ी, फिर उसके बाद यह हादसा हुआ है। जालौन के कालपी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि योगेश मौर्य सुरक्षित हैं और बाल बाल इस सड़क हादसे में बचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य। कालपी में दर्शन करने के लिए वो गए हुए थे, मां पीताम्बरा देवी के और दर्शन कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान यह हादसा होता है। हालांकि इस हादसे में बाल बाल बचे हैं योगेश मौर्य और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य। ये बड़ी खबर, मंदिर दर्शन के लिए योगेश मौर्य गए थे और दर्शन कर वापस लौट रहे थे, उस दौरान ही ये बड़ा हादसा होता है। हालांकि बाल बाल बचे हैं योगेश मौर्य और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य। और आलमपुर बाईपास पर यह सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाल बाल बचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य। जालौन से खबर, सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं योगेश मौर्य और हालांकि बताया जा रहा है कि उन्हें महज मामूली चोटें आई हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट। जालौन से यह बड़ी खबर, सड़क हादसे में बाल बाल बचे योगेश मौर्य। मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए वो गए हुए थे और दर्शन कर वापस लौट रहे थे। कालपी में दर्शन करने के लिए गए थे योगेश मौर्य और दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। उस दौरान ही सड़क दुर्घटना होती है और इस सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य।
तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे योगेश मौर्य और दर्शन कर वापस लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें बाल बाल बचे हैं योगेश मौर्य। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य। महज मामूली चोटें उन्हें आई हैं, बाकी पूरी तरह से वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है और साथ ही साथ जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर कैसे हुआ यह हादसा। तो जालौन से ये खबर आपको हम बता दें, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य और सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं योगेश मौर्य। आलमपुर बाईपास पर हुआ सड़क हादसा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य। जालौन के कालपी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे योगेश मौर्य। सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। फिलहाल जालौन से खबर आपको हम बता दें, जहां पर सड़क हादसे में बाल बाल बचे योगेश मौर्य। कल ही डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ली है। एक बार फिर से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है और आज ये जानकारी सामने आई, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर कार के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं और भीषण ये हादसा था। हालांकि गनीमत की खबर ये रही कि यहाँ पर बाल बाल बचे हैं योगेश मौर्य। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जालौन में सड़क दुर्घटना में योगेश मौर्य बाल बाल बचे। आप देखिए यहाँ पर गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर बेहद भीषण थी। हालांकि इस सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं योगेश मौर्य। जालौन से बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। जालौन में सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य। हालांकि उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर कैसे हुआ है ये हादसा, कैसे हुई ये दुर्घटना। आप देखिए यहाँ पर कार के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं और पीछे से ये टक्कर हुई है और जिसमें बाल बाल बचे हैं केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। आलमपुर बाईपास पर यह हादसा हुआ है और जालौन के कालपी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य सड़क हादसे में बाल बाल बचे। पीछे से ये टक्कर हुई है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये साफ तौर पर बयान कर रहे हैं कि टक्कर बेहद भीषण थी। हालांकि गनीमत ये रही कि योगेश मौर्य को महज मामूली चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया है अस्पताल और जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर जालौन में सड़क दुर्घटना में योगेश मौर्य बाल बाल बचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट। जालौन में सड़क दुर्घटना में योगेश मौर्य बाल बाल बचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख पा रहे हैं और देखिए इन तस्वीरों को अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी, क्योंकि गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह से यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। और जालौन में सड़क दुर्घटना में योगेश मौर्य बाल बाल बचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य और एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता माजिद अरमान एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माजिद, कैसे हुआ आखिर यह हादसा? देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो है डिप्टी सीएम जिनकी शपथ ग्रहण की है, उसकी कोई मन्नत को लेकर उनके बेटे योगेश जी जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी से पिटाम्बरा जा रहे थे, जो कि जालौन के रास्ते से उनका पिटाम्बरा पड़ता है। तो कालपी के पास जो है एक
एक ट्रैक्टर वाले की बहुत तेजी से रफ्तार से जो ट्रैक्टर चला के आ रहा था, जिसको लेके आलमपुर बाईपास के पास इनका एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें फॉर्च्यूनर्स में इनके साथ 8 लोग बैठे थे और ट्रैक्टर वाले से आमने सामने जो गाड़ी की इनकी भिड़ंत हो गई है। जिससे अंत में केशव प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं योगी, उनको जो थोड़ी वो चोटें आ गई हैं और जो लोग बैठे थे उनको भी छोटी बहुत चोटें आई। हालांकि ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन जब सूचना पुलिस को पड़ी, पुलिस उस मौके पे पहुंची और उन लोगों को जाके अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालांकि उनको जो चोटें आई उनको पट्टी वट्टी बांध के उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। हालांकि ज्यादा चोटें नहीं आई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उनको जिला अस्पताल लाया गया है। और साथ ही इनके एक्सीडेंट की सूचना जैसी आला प्रशासन को मालूम चली तो वो लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने जाके उनका हाल जाना। और एक बहुत बड़ा हादसा जो है कालपी में हो सकता है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार कालपी में इसी तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कि रफ्तार का कहर और सड़कों का जो बनावटी जो बनी है उसको लेके कहीं ना कहीं जो है लोगों ड्राइवरों को चूक हो जाती है, जिसकी वजह से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को इस बात के बारे में हालांकि भी शायद बता दिया गया होगा, इस तक उनका कोई ऐसा कॉल उनसे संपर्क नहीं मालूम चल पा रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के आला जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लोग वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लेकिन माजिद, क्या जो ट्रैक्टर जिसके साथ में इस गाड़ी की भिड़ंत हुई है, क्या उसका चालक अब तक पकड़ा जा सका है? देखिए, जो ट्रैक्टर चालक था उसके साथ उसको हालांकि उन्होंने पुलिस ने उसको बिठा लिया है और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर का तो हालांकि कुछ नहीं, उनके चालक को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनके साथ कोई नुकसान या कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी में थोड़ी उनकी दिक्कत आई है और जो उनके ड्राइवर थे उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई है और केशव प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं उनको भी थोड़ी चोटें आई है। और जो ट्रैक्टर चालक था वो लापरवाही चला रहा था गाड़ी से, जिसको लेकर उसको भी बिठाला गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए कितना भीषण ये हादसा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। जालौन में सड़क दुर्घटना आप देख सकते हैं यहाँ पर हुई है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भीषण रहा होगा, ये टक्कर कितनी तेज रही होगी, क्योंकि गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह से यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल की न्यूज़ पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ जालौन में सड़क हादसे में योगेश मौर्य बाल बाल बचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें की न्यूज़ पर आपको हम दिखा रहे हैं और मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे योगेश मौर्य। और फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, आपका ही मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। हमारे साथ में लगातार मेहमानों की मौजूदगी है और चर्चा को वापस शुरू करते हैं। सुनीता जी,
क्या कुछ कह रही थी आप? अभी आप कह रही थी कि आप चाहती हैं कि बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी इस कोड के लागू होने के बाद से। लेकिन देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपका जो तर्क है वो यहाँ पर पर्याप्त नहीं है मेरे सवाल के जवाब के लिए, क्योंकि कई अहम चीजें हैं जिनका पहले शुरू होना जरूरी है, जिन पर पहले काम करना जरूरी है। आपसे इस पर हम आगे भी राय लेंगे कि आप आखिर क्यों इसको पहले लागू करना चाहती। अमरजीत जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अमरजीत जी, आप बताइए, अभी आपने सुना यहाँ पर कह रही हैं कि बेटियों की शादी को हम चाहते हैं कि सही समय पर हो, इसी के चलते और भी कई अहम चीजें उनकी ओर से कही गई। क्या लगता है आपको कि क्या महंगाई, पलायन और उत्तराखंड की क्षेत्रीय समस्याओं को किनारे कर दिया गया है? देखिए, अभी नरेंद्र सेठी जी ने ना उनसे कहा कि खाने को जब रोटी नहीं तो आप कहिए आइसक्रीम खा लीजिए, तो उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया, मैं तो सुन के बड़ा हंसी भी आई और दुख भी लगा। तो कह रहे देखो खाने को नहीं है तो कोई नहीं, आइसक्रीम के लिए तो कह ही दिया। ये तो वही बात होगी जो एक रानी थी, तो उन्होंने कहा कि खाने को अगर रोटी नहीं है तो केक खाओ। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? इतना प्रचंड बहुमत मिला है आपको, जनता ने प्रचंड बहुमत इसलिए दिया है कि जो यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, जो यहाँ पलायन बढ़ रहा है, जो यहाँ महंगाई बढ़ रही है, उसका अब समाधान करें। और अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा सीमांत जिले हैं यहाँ पर, उनको सीमांत जिलों की अगर इतनी चिंता थी तो उन सीमांत जिलों से पलायन रोकना चाहिए था, ना कि सीमांत जिलों को लेकर के ये यूनिवर्सल सिविल कोड लेकर के आ गए। अगर इस यूनिवर्सल सिविल कोड से सीमांत जो हमारे जिले हैं उनकी सुरक्षा होती है तो जरूर लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं, अगर इस यूनिवर्सल कोड से जो है, अगर जनता को रोजगार मिल रहा है, जनता का पलायन रुक रहा है, महंगाई कम हो रही है, तो हम आपके साथ है, बिल्कुल ले जाइए। लेकिन पहले आपकी प्राथमिकता क्या है, यहाँ की जनता की प्राथमिकता क्या है, जो आपके मैनिफेस्टो में नहीं है, उस पर तो चर्चा ही नहीं कर रहे। जुम्मे भी आपको 2 दिन नहीं हुए सरकार में आए और आप जो ऐसी बातें लेके आ गए जिनसे कि ध्रुवीकरण की राजनीति किस प्रकार से होनी है, आप तो इस पर आ गए। मैंने पहले भी कहा, पूरे देश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें अब तक रही, किसी ने भी नहीं अभी तक ये कहा कि यहाँ पर यूनिवर्सल जो है कोड आना लागू होना चाहिए। और रही दूसरी बात, आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, 21वें जो लॉ कमीशन है उसने भी कहा ठीक है कानून होना चाहिए, लेकिन अभी भारत में, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा, भारत में अभी यूनिवर्सल सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, कोई देश के अन्य पार्टी नहीं कह रही है, ये 21वां लॉ कमीशन कह रहा है, जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है तुरंत। मैं कह रहा हूं जो चीजें आवश्यक हैं चर्चा उस पर होनी चाहिए। हमें अच्छा लगता कि अगर मुख्यमंत्री जी कोई रोजगार की बात करते या महंगाई कम करने की बात करते। देखिए गैस कहाँ पहुंच रही है, रेट उसका, तमाम रोज पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंच रहे हैं, आपको उसकी चिंता ही नहीं है। और यहाँ पर सुनीता जी कहती हैं आइसक्रीम खा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कितनी दुख की बात है, जब जनता भूखी मरी है, रोटी को तरस रही है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप केक खाइए। तो भाई ऐसी राजनीति आपको मुबारक हो, हमें आपकी राजनीति से हम बिल्कुल पूर्णतः असहमत हैं। आप हुआ करता था जब गरीबी से लोग मर जाया करते थे, आज एक भी आंकड़ा आपके पास नहीं है। हमारी मोदी सरकार ने घर घर में अन्न दिया है और डबल और ट्रिपल दिया आपकी योजनाओं से। तो आपकी अन्य योजनाएं बंद होने वाली हैं, सारी योजनाएं आपकी। अपनी बातों पे सही होते तो जनता आपको स्वीकार करती, लेकिन आपको इसलिए ठीक है। सुनीता जी जो आप कह रही है ना, अगर इस पर ही आप पर सवाल किए जाए ना, सुनीता जी, अमरजीत जी आप शांत हो जाए, आप अपनी बात कह चुके हैं। सुनीता जी, आइसक्रीम प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आपको पहले मिल रही है तो उसमें हर्ज क्या है, लेकिन आप उसको भी बात को घुमा रहे हैं कि नहीं सुनीता जी यहाँ पर कोई खैरात में आइसक्रीम नहीं बट रही है। आप कह रही हैं कि पहले मिल रही है, पहले क्यों मिल रही है आइसक्रीम? पहले अगर कोई भूखा है तो पहले रोटी उसे क्यों नहीं दी जा रही है? आइसक्रीम की जरूरत किसी को नहीं है। हमेशा ही जो हमारे प्रायोरिटी के मुद्दे हैं, हमें हमेशा उन पे डिबेट किया और हमेशा हमने एम्प्लॉयमेंट की आपने डिबेट की क्योंकि हमने बुलाई। लेकिन सुनीता जी अभी आप क्या कह रही थी? आप कह रही थी कि हमने इतने सारे लोगों को राशन दिया, आपके राशन लेने की जरूरत क्यों वहां पड़ी? क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो मुफ्त राशन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लोग हमेशा से, इनके इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है गरीबी हटाओ, लेकिन हटी नहीं। इनके टाइम में गरीबी से लोग भूखमरी नहीं, तो 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में क्या गरीबी हट गई? गरीबी तो अभी भी देश में है ना। और गरीबी क्या, महंगाई बढ़ती जा रही है जिससे और गरीबी बढ़ जाएगी। आप महंगाई को लेकर तो कभी नहीं बोलते। थपलियाल जी ने भी ये बात करी कि सीमांत जिलों में जरूरत है। अरे क्यों आप बात को घुमा के अपनी तरीके से बोलते हैं?
सीएम साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि सीमांत राज्य होने के कारण और जिले होने के कारण यूसीसी लागू होगा। अभी तो हम लोग जैसे गरिमा जी ने सुनीता जी, आप क्या बात कर रही हैं? हमने अपने इस चर्चा के शुरुआत में ही पुष्कर सिंह धामी की वो बाइट सुनाई जिसमें वो कह रहे थे कि उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ, तो वैसे भी हमारे इसको जरूरत है। उन्होंने इसी शब्द के साथ में अपनी बात की शुरुआत की थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं और जिले अलग होते हैं। ये जिलों की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने अभी देखिए, हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी भी मजहब का हो, सबके लिए एक समान कानून होगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ एक कदम उठाया है। हम लोग जो हमारे विधि के एक्सपर्ट हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो बुद्धिजीवी हैं इस क्षेत्र में, उनको एक उच्च स्तरीय उनकी समिति बनाई गई है। बिल्कुल सुनीता जी, आप जो कह रही हैं तो हम पहले भी जान चुके हैं, ये बात पहले साफ हो चुकी है कि आपने एक कदम उठाया, लेकिन सबसे पहला कदम आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की उठाती। यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल उठा ही नहीं रहा। सबका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू करिए, लेकिन पहले महंगाई मिटाइए, पहले बेरोजगारी को दूर करिए, पहले पलायन की समस्या को रोकिए। करेगी अगर गवर्नमेंट ने कोई वादा जनता से किया है तो उसको निभाना। मैं आपको बताऊं, यूसीसी जो कोड है, प्रमुख कर्तव्य होता है राज्य का इसको लागू बिल्कुल होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ही यूसीसी को लागू करना चाहती तो और राज्यों में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है ना, वहां पर क्यों नहीं उत्तराखंड में इसकी सरकार? देखिए, ठीक है सुनीता जी, आप अपनी बात पूरी कर चुके। सुनीता जी आपके पास आएंगे। थपलियाल साहब आप बताइए। सुनीता जी आपके पास आएंगे। आप जो तर्क दे रही हैं वो तर्क यहाँ पर फिट बैठ नहीं रहा है और ना जवाब के लिए पर्याप्त है। सुनीता जी वापस लौटेंगे आपके पास, सब सारे मेहमानों को जोड़ते हैं। सुनने नहीं देना चाहती, आप जनता को भी नहीं सुनने देना चाहती, आप लगातार। ठीक है, आप कह लीजिए, उसके बाद मैं बाकियों के पास जाऊंगी। जल्दी से आपको जो तर्क देना आप दीजिए। मैं यहाँ पे इनकी बात का ही खंडन कर रही हूँ। सीमांत राज्य होने का कोई नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं उसके लिए बहुत जरूरी होता है एक समान कानून होने का। इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या फायदा है, तो फायदा मैंने इनको गिना दिया था। दूसरी बात, जैसे हम लोग दूसरे धर्मों में देखते हैं 4-4 शादियां होती है, उन पे रोक लगेगी। हम लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो हम ये कहते हैं हमारी मैनिफेस्टो में नहीं है, क्यों नहीं है? वुमेन एम्पावरमेंट हमारी मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे बोला जाता है, और ये वुमेन एम्पावरमेंट इसमें क्यों नहीं होगी? जब बहनों का तलाक रुकेगा, जब बहनों का आपने मात्र 13% मुस्लिम लोग हैं उत्तराखंड में। ठीक है सुनीता जी, आपने कह दिया कि आप चाहती हैं कि महिलाओं की जो है, महिलाएं सशक्त हो, इसी के चलते आप चाहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। सुनीता जी अब आप अपनी बात कह चुकी। सुनीता जी बाकी मेहमानों को भी वक्त देना पड़ेगा ना, हमारे साथ में और मेहमान भी बने हुए हैं। थपलियाल साहब आप सुन रहे हैं यहाँ पर सुनीता जी को, वो लगातार ये कह रही कि वो चाहती है कि यहाँ पर संपूर्ण विकास हो, महिलाओं का विकास हो, 3 तलाक पर रोक लग जाएगी, सबके लिए एक कानून हो जाएगा, तो पूरी तरह से उत्तराखंड हंसता खेलता प्रदेश बन जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा? क्योंकि वैसे ही उत्तराखंड इस बात के लिए जाना जाता है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव रहता है, केंद्र की नीतियां रहती हैं। मैडम, उत्तराखंड भाजपा का प्रयोगशाला है, मैं पहले भी कह चुका हूं जी। क्योंकि उत्तराखंड ही नहीं, यहाँ पे जब मुख्यमंत्री शहीदी दिवस 23 मार्च को बड़ा समारोह, भव्य समारोह हो रहा था, इन्होंने उस शहादत देने वाले शहीदों को नमन करना भी उचित नहीं समझा, और उसके बाद इन्होंने भव्य समारोह में शपथ ली। उस मंच पे इस देश के रक्षा मंत्री थे, इस देश के गृह मंत्री थे, और सबसे बड़े भगवान प्रधानमंत्री, और इनका ये मुख्यमंत्री जिसको चिंता है सीमाओं की, वो मुख्यमंत्री इन लोगों को एक बार भी नहीं बोला कि प्रभु यहाँ पे तो ये चाहिए, इस देश में चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत बड़ी चिंता हो गई है। और इस प्रयोगशाला में ये लोग जानते हैं कि यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है, उस जनता को बेचारे पे इनको बोलना ही, इनको ये क्या करते हैं, एक इंटेलिजेंट आदमी को हमारे बीच में छोड़ देते हैं और वो पूरी तौर से सबको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, इनकी जो आर्मरी है उसमें कई गुब्बारे हैं, और एक गुब्बारा ये भी था इनकी कि साहब जो इस लगा रहे हैं, जो अपना संहिता लगा रहे हैं ये, तो समान नागरिक कानून जो ला रहे हैं,
उस गुब्बारे को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मुंह से इसलिए फुलाया जा रहा है। इन्होंने पहले भी जब लोक आयुक्त था तो खनूरी जी के मुंह से फुलाया था और खनूरी जी ने वो कर्पूर के चर्चा करके लोगों को बेवकूफ बनाकर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा और वहीं वो दफन हो गया। ये कानून भी ऐसे ही दफन होगा। ये कानून यहाँ नहीं, ये 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और एक गुब्बारा ये फुलाएगा, उस गुब्बारे को सिर में रख के दिल्ली भेजेगा राष्ट्रपति का अनुमोदन के लिए और उसके बाद वो एक राष्ट्रीय चर्चा बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी देश के वासी हरदम अपनी धार्मिक आस्थाओं की परिपूर्ति के लिए यहाँ पे आते हैं। अब इस मातृशक्ति को, जो हमारी मातृशक्ति भाजपा की है, इनको चिंता है कि 3-3 शादी न करें लोग। अब इन्होंने ऐसे ऐसे मंत्री कांग्रेस की तरफ से अपने जमात में शामिल किए थे जिनकी 3-4 शादियां थी। मतलब उस समय ये अंधे थे, अब इनकी आंखें खुल गई हैं कि मुसलमान आज 2-3 शादी क्यों कर रहा है। अरे हिंदू तुम्हारे पूरी विधानसभा में कितने लोग 2-2, 3-3 शादी वाले बैठे हैं, पहले उसकी इंक्वायरी करो ना। मतलब किस तरह से नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे थपलियाल साहब कि इसको लागू नहीं करना चाहिए, ये बेहतर है और जरूर पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम सभी चाहते हैं क्योंकि उस देश का विकास तेजी से होता है जहां पर सबके लिए एक कानून होता है और कोई इसमें दो राय नहीं। हम चाहते हैं आर्टिकल 44 के तहत इस कानून को लागू किया जाए। लेकिन नरेंद्र सेठी जी, अभी आपने भी सुना, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनीता जी क्या तर्क दे रही, वो कह रही कि हम चाहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बेटियों की शादियां जो इस तरह से हो जाती, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड से इसकी शुरुआत करना और पहली ही कैबिनेट बैठक के बाद में इस पर कदम उठाना आखिर कितना सही है? क्या जो अभी बाकी पार्टियों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 24 की तैयारी हो रही है और थपलियाल साहब ने एक बड़ी अहम बात कही कि प्रयोगशाला है उत्तराखंड, क्या इस सब पर आप क्या कहेंगे? गरिमा जी देखिए, सुनीता जी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं। वो कतई कोई ऐसा बयान नहीं देंगी कि जिसके अंदर किसी भी तरीके से उक्रांद की या कांग्रेस की कहीं खुशबू या झलक आती हो। तो उनकी विवशता, उनकी मजबूरी भी है। लेकिन मुद्दा यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने फिर कहा, पहले भी कहा मैंने अभी, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है और देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। हमारा जो देश है उसकी एक तरीके से ये जड़ों से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम इसको नकार नहीं रहे, लेकिन इससे ज्यादा अहम मामले जो हैं, बिल्कुल वो इतने अहम हैं कि उसके आगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला उतनी ऊंचाई वाला नहीं है। आप ये देखिए कि यहां पे आपदा प्रबंधन विभाग है जो हर साल यहां पे आपदाएं आती हैं, जैसे दैविक आपदा हुई और बादल फटने की घटनाएं होती हैं, रोड ब्लॉक हो जाती हैं, वर्षा है, बाढ़ है, तो उसके लिए बाकायदा एक आपदा प्रबंधन विभाग है। पलायन को आपदा की तर्ज पे, पलायन को यहां के राज्य में आपदा क्यों नहीं घोषित किया गया? पलायन को राज्य में आपदा घोषित करिए और पूछिए, एक एक परिवार के एक एक सदस्य से पूछिए कि आप पहाड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं जहां से आपकी पहचान है। तब समझ आएगा कि हमने पहाड़ को पुनर्जीवित कर दिया, दोबारा हरा भरा कर दिया, दोबारा हमने पहाड़ को, उत्तराखंड को उसी तरीके से पुनर्स्थापित कर दिया, ठीक है, जिस नाम से पूरे देश में, विदेशों में उत्तराखंड जाना जाता था। अगर कोई आज भी विदेशी पर्यटक आते हैं तो वो हरसिल में कैंप करते हैं जाके, लेकिन जब वहां पे आबादी ही नहीं रहेगी तो कहां कैंप करेंगे जाके? हमें राजस्व कहां से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ओली जो वर्ल्ड फेमस स्कीइंग सेंटर है जोशीमठ में, वहां पे पूरे विश्व से प्रतियोगी आते हैं, लेकिन जब आबादी नहीं होगी तो वो कहां रहेंगे? जंगलों में थोड़ी उनको पर्यटन कराएंगे, साहसिक पर्यटन उनको जंगलों में थोड़ी कराया जाएगा। तो हमारे पास जो मुद्दे हैं, जो मैंने पहले भी कहा, क्यों नहीं धामी सरकार इस बात की घोषणा करती कि हमने 3-3 अधिकारियों, 4-4 आईएएस आईपीएस अधिकारियों की हमने रोस्टर से ड्यूटी लगा दी है कि वो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में रहेंगे 3-3 महीने के लिए, और ये सुनिश्चित करेंगे, ये देखेंगे कि जो दो चरणों में, एक पलायन क्यों हो रहा है और उसको रोका कैसे जाए और रिवर्स पलायन कैसे किया जाए। उस दिन यहां की खूबसूरती बदल जाएगी, उस दिन यहां पे 4 चांद लग जाएंगे उत्तराखंड में। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, उस दिन ऐसी झलक नजर आएगी कि ये वाले मुद्दे इतने गौण हो जाएंगे कि इनको मालूम, आप पर उखाड़ के भी नहीं पता कर पाएंगे कि हमें इन मुद्दों की आवश्यकता है कि नहीं है।
बिल्कुल। अब वो सुनीता जी ने भले ही ठीक है उसको दूसरे वे में कहा, ठीक है आइसक्रीम अपनी अपनी पसंद होती है, उनकी हो सकता है कि आइसक्रीम उनकी पहली पसंद हो, वो खाने से पहले खाते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरूरी है अन्न दाल चावल ये तो सबसे पहले जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही हमें है। जब तक हमारा घर हमारा पेट नहीं भरा होगा, हम आगे रोजगार नहीं होगा हमारे पास, हम आगे की बात कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे ये बड़ी तभी बात यही संभव कि है हम भी चाहते हैं कि यहाँ का युवा, हाँ, उत्तराखंड बढ़े और आगे बढ़े, यूनिफॉर्म यहाँ का युवा खाली ना बैठे, निठल्ला ना बैठे, निकम्मा ना बैठे, उसके पास काम, उसके हाथों में रोजगार हो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी रोजगार और महंगाई जैसी समस्याओं पर पहले काम करना चाहिए, उसके बाद बाकी की इन चीजों पर काम करना चाहिए। और इसमें कोई राय नहीं कि आज सभी की पार्टियों के जो लोग हैं, चाहे अमरजीत जी हो या पीसी थपलियाल जी, लगातार कहते हुए नजर आए कि हाँ इसको लागू करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो उत्तराखंड की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके निवारण की बात कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए वक्त की कमी है, आप सबको यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो देवभूमि के दंगल में आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात कर रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन सबका यही कहना है कि पहले उत्तराखंड की उन समस्याओं का निवारण होना चाहिए जो उत्तराखंड के विकास में बाधा बनकर सामने आती हैं। और फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।